हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक, सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का सेकंड एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया था, जिस डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके डिक्रीज कैसे होता है, ठीक है ना। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड एप्लीकेशन विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि एक बार आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को ओवरलुक करके आ जाना, आपने ऑलरेडी फिजिक्स क्लास में डिस्कस किया होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिख के रखा है, तो स्टेटमेंट तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, बट मैं आपको इसका मतलब अच्छे से क्लियर करा दूंगा। पहले पढ़ लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट दैट the rate of change of temperature of a body at any time is proportional to the difference between the temperature of the body and that of its surrounding medium। ठीक है, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि थीटा क्या है, लेट थीटा बी द टेम्परेचर of a body at any time। ठीक है, जैसे मान लो एक क्या है, जैसे आपको अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जस्ट एक एग्जांपल समझना है, तो जैसे मान लो आपने स्टार्टिंग में एक पॉट के अंदर क्या लिया, पानी लिया, उसको गर्म किया 100 डिग्री सेल्सियस तक। कितना गर्म किया? 100 डिग्री सेल्सियस, और उसको रख दिया सराउंडिंग में। ठीक है ना, सराउंडिंग मतलब अपने सरफेस में उसको रख दिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर कितना था? स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर था मान लो 100 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे के बाद या हाफ आवर के बाद उसका टेम्परेचर हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। तो हमें वैसे ही फिर पूछा जाएगा कि 2 घंटे के बाद उसका टेम्परेचर कितना होगा, या 60 से 40 होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, सेम वे से जैसे हम लोग 3 स्टेजेस में एप्लीकेशन ग्रोथ के न्यूमेरिकल करते थे, 3 स्टेजेस में हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट के क्वेश्चंस करते थे, उसी तरीके से 3 स्टेजेस में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के भी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली लिखना कैसे, पहले वो समझ लो। ये चीज़ आपकी हर क्वेश्चन के अंदर कॉमन, हर क्वेश्चन के आंसर के अंदर कॉमन आएगी। थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट एनी टाइम टी बोल दो लगे तो। थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, कब? एनी टाइम टी पे। डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। जो बॉडी का टेम्परेचर है वो किस रेट से कम हो रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, अब हमें गिवन क्या दिया वो भी समझो। गिवन दिया है हमें, गिवन दैट, ठीक है ना, गिवन क्या दिया देखो, यहाँ पे बोला गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट एनी टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड दैट ऑफ सराउंडिंग मीडियम, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, सराउंडिंग टेम्परेचर ऐसे भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, मतलब आपको ये क्या कहना चाहता है यहाँ तक, इसके बारे में समझा दो। डी थीटा बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिफरेंस, किसका डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी यानी कि थीटा, किससे? सराउंडिंग टेम्परेचर यानी थीटा नॉट से। तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। डी थीटा बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है ना, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि थीटा नॉट क्या है, तो थीटा नॉट इज सराउंडिंग टेम्परेचर। थीटा नॉट क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा अब बात यह है कि क्वेश्चन के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जाएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट एनी टाइम टी, सीधा सीधा वो क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ का क्या मतलब होने वाला है। डी थीटा बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी थीटा माइनस थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन रहेगा। थीटा नॉट यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर ऑलरेडी हमें बता दिया जाएगा, गिवन दे दिया रहेगा। हमें क्या करना है इसके बाद? तो हमें फिर यही करना है कि डी थीटा
बाई डी टी इज इक्वल्स टू के थीटा माइनस थीटा नॉट आ जाएगा। समझा? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन थीटा इक्वल्स टू आ गया के थीटा माइनस थीटा नॉट। बट टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे कम होते जाता है, इसलिए माइनस साइन लगेगा आगे, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। जैसे हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट में भी डिक्रीज हो रहा था तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया था। ठीक है, अब शिफ्टिंग करते हैं तो डी थीटा अपॉन में ये थीटा माइनस थीटा नॉट आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी आ जाएगा। ठीक है, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा डी टी। ठीक है, अब बात आती है कि ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपको एक छोटी सी पहले जो कुछ चीज़ें याद करानी है वो करा देता हूँ। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन आप सबको आता होगा। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन सब लोगों का आता होगा। हम लोग क्या कहते थे कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, क्योंकि 1 क्या है कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्टली क्या लिखते थे log x माइनस 1 ऐसे लिखते थे। ठीक है, सो अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा अपॉन में थीटा माइनस थीटा नॉट। अच्छा, थीटा नॉट क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा। ये जो थीटा नॉट है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो ना कि ठीक है ये कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा है डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1, क्योंकि सिर्फ फर्क इतना है कि थीटा के फॉर्म में है। जैसे डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1 क्या है? कांस्टेंट है, तो वैसे थीटा नॉट भी क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हाँ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में यहाँ पे कुछ नहीं होता 1 है, तो एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना आता है? 1 आता है। तो वैसे ही थीटा माइनस थीटा नॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा? अगर मैं ये बोलता हूँ कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो क्या मेरी बात सही है ये? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि थीटा माइनस थीटा नॉट कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना, थीटा नॉट क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो थीटा माइनस थीटा नॉट का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1। तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि इसका आएगा लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस सी। तो यहाँ तक तो हमें पहुँच जाना है, यहाँ तक तो आप आराम से पहुँच सकते हो। जैसे हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ के क्वेश्चन में भी करते थे, याद है हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट बोला जाता था, इक्वेशन 1 तक पहुंच जाते थे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के क्वेश्चन में भी हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट मास बोला था, फिर हम इक्वेशन 1 तक पहुंच जाते थे। उसी तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी बोलते हैं, तो आप समझ जाओ कि डी थीटा बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी थीटा माइनस थीटा नॉट। ये बात 100% होने वाली है। ठीक है ना, ये बात 100% होने वाली है। आपको आगे क्या करना है? प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटा इज इक्वल्स टू माइनस के लगा दिया। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। जब आप स्टार्टिंग में पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे और उसको सराउंडिंग में रख दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? टेम्परेचर क्या होगा? कम ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसलिए डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस साइन लगा। फिर थीटा माइनस थीटा नॉट को शिफ्ट किया, डी टी को भी शिफ्ट किया। यहाँ पे ये बात आप अच्छे से समझ लो कि थीटा डी थीटा अपॉन में थीटा माइनस थीटा नॉट जो है, थीटा नॉट ये कांस्टेंट है। थीटा नॉट कांस्टेंट, आप इसको x माइनस 1 के जैसा ट्रीट कर सकते हो। तो x माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना था? 1। वैसे थीटा माइनस थीटा नॉट का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1, विच इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। जो कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूमरेटर में। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो फिर ऐसे इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? लॉग डिनोमिनेटर होता है थीटा माइनस थीटा नॉट। तो इक्वेशन 1 तक तो हमें को पहुँच जाना है। फिर वही हमारे 3 स्टेजेस में क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इनिशियल स्टेज, सेकेंड स्टेज, फाइनल स्टेज। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो चलो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बेस पे जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है देखते हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस हमारे पास दिए गए हैं। तो एक्सरसाइज 6.6 में क्वेश्चन नंबर 3 है जो बेस है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इन्हें क्या बोला यहाँ पे? इफ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। एक बॉडी है जो 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पे कूल हो रही है। मतलब इनिशियली उसका टेम्परेचर कितना है? 80, फिर कितना हो रहा है? 50 डिग्री से एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। डाटा अच्छे से समझो कि यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस क्या? रूम टेम्परेचर, जिसको हम लोग सराउंडिंग टेम्परेचर भी कहते हैं।
इन 30 मिनट्स। मतलब आप समझ पा रहे हो कि इनिशियली जैसे एक जो वाटर होगा, कोई भी पानी होगा, वो कितने डिग्री पे है, 80 डिग्री, उसका टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री, उसको जिस रूम में रखा गया उस रूम का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री। हाफ आवर के अंदर 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर के अंदर 80 डिग्री से कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी बोला था, बॉडी का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर 1 आवर। ठीक है, तो उस बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा 1 घंटे के बाद, ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग तो पहले वही बोल रहे थे, लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट एनी टाइम टी। ये चीज़ तो कॉमन रहेगी। फिर ये भी आप बता सकते हो कि डी थीटा बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी थीटा बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी अकॉर्डिंग टू। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी बोला नहीं गया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, बट ये जो कंसेप्ट है ये किस पे यूज होगा, न्यूटन्स लॉ पे ही यूज होने वाला है, या न्यूटन्स लॉ का ही यूज होगा इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, डी थीटा बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी थीटा माइनस थीटा नॉट। अच्छा, थीटा नॉट क्या है यहाँ पे, थीटा नॉट क्या है, थीटा नॉट इज रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करना चालू कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, डी थीटा बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता माइनस के लगा थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, फिर क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, थीटा माइनस थीटा नॉट को शिफ्ट किया इस साइड, तो कितना आएगा देखो, थीटा माइनस थीटा नॉट को इधर, डी टी को इस साइड में, तो ये आ जाएगा डी थीटा डिवाइडेड बाई थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो डी थीटा अपॉन में थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के, कांस्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रेशन में बचा डी टी। सो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो लॉग मॉड थीटा माइनस थीटा नॉट। अच्छा, आप चाहो तो थीटा नॉट की वैल्यू रख सकते हो, थीटा नॉट मतलब रूम टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे पुटअप करके रख दो, माइनस के 1 का इंटीग्रेशन टी आएगा प्लस सी, तो ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप कि आप सब लोगों को आता ही है। फिर आपको पता है ये 3 स्टेजेस में न्यूमेरिकल हमें कंप्लीट करना है। पहली स्टेज इनिशियल स्टेज में टाइम कैसा रहता है 0, और यहाँ पे बात हो रही है टेम्परेचर की, तो थीटा कितना है, इनिशियली टेम्परेचर कितना है, इफ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, तो इनिशियल में टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस है, 80 डिग्री सेल्सियस। इस डाटा को रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो लॉग, ठीक है, थीटा की जगह कितना आएगा 80 माइनस 30 50, तो ये आ जाएगा लॉग 50 इज इक्वल्स टू टी के जगह 0, ये पार्ट हो गया 0, तो सी की वैल्यू कितने आएगी लॉग 50, इस सी की वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन 1 में। सो लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा माइनस के टी प्लस लॉग 50, ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये क्या मिल गया अपने को, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। फिर हम लोग किस पे आते हैं, सेकेंड स्टेज पे। सेकेंड स्टेज, अब सेकेंड स्टेज में क्या बोला गया, 80 डिग्री से कितना हो गया टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया एट रूम टेम्परेचर इन 30 मिनट्स। तो टाइम कितना दिया है 30 मिनट्स, टाइम दिया 30 मिनट्स। तो अब टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, तो टाइम में 30 मिनट्स, टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो लॉग थीटा कितना है 50 है, 50 माइनस 30 कितना आएगा 20, तो लॉग 20 इज इक्वल्स टू माइनस के टी है, टी कितना है 30, तो 30 के हो जाएगा प्लस में लॉग 50,
ठीक है, फिर log, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 20/50, आई होप कि आप समझ गए होंगे, -30k। ठीक है, तो k की फाइनल वैल्यू हमें आ गई -1/30 log 2/5। ठीक है, इस k की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो log थीटा -30 इज इक्वल्स टू k की जगह, k की जगह कितना आएगा, -1/30 log 2। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 80 लिखा पहले। ठीक है, k कितना आ गया 1/30 log 2/5 प्लस log 50 इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ठीक है, अब आते हैं हमारे फाइनल स्टेज पे। फाइनल स्टेज में दो में से कोई एक चीज गिवन होगी। तो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, यानी टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। टाइम कितना है, 1 आवर। अब देखो यहाँ पे गलतियाँ क्या हो जाती है, यहाँ पे टाइम 1 आवर दिया तो अपन 1 ले लेते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पिछले वाले इसमें आपने टाइम किस में लिया है, मिनट में लिया है। तो अभी भी टाइम किस में लेना पड़ेगा अपने को, मिनट में। तो 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। देखो सेम प्रोसेस जो हम पिछले 2 एप्लीकेशन में कर रहे हैं ना, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। इसको रखा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log थीटा -30 इज इक्वल्स टू, अब देखो t के जगह कितना आएगा 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 30 कितना हो जाएगा 2 log 2/5 प्लस में log 50। ठीक है, देन अब क्या करें, तो मैं इस 2 को पावर में शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा log थीटा -30, अच्छा 2 जाएगा पावर में, किसका पावर, 2/5 का पावर। तो ये कितना हो जाएगा log 2/5 का पावर 2 बनेगा, यानी कि 4/25 प्लस में log 50 तो ये हो जाएगा log थीटा -30। अच्छा ये कितना, log a प्लस log b, कितना होता है, log a इंटू बी होता है, log a इंटू बी, यानी कि 4/25 इंटू 50। सो log थीटा -30 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा log 8, कितना, log 8, दोनों तरफ से log कैंसर। थीटा -30 इज इक्वल्स टू 8, यानी थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 38 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटे के बाद उसी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा, 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो देखो ये क्या है, एक एप्लीकेशन पार्ट है, तो आप इसका यूज़ ना जनरल तरीके से भी कर सकते हो। आप घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करके देखो कि एक पानी ले लो, एक पॉट के अंदर पानी ले लो, उसको गर्म करो। बट इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे एरर आएंगे। काफ़ी सारे एरर मतलब क्या, जहाँ पे अपने को रूम टेम्परेचर पता है, बट आपको अपना रूम टेम्परेचर पता रहेगा क्या। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती है, ये डे टू डे लाइफ के क्वेश्चंस। आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो ना, कि आप पानी को गर्म करो 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब टेम्परेचर कैसे उसका मेज़र करोगे, उसके लिए आपके पास कोई इक्विपमेंट होना चाहिए। बट आप रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ ये कहीं ना कहीं तो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, इसीलिए ये क्या है, एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, जैसे कि हमने जो फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस किया था वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ, वो भी आप देखो कि 50 साल पहले पॉपुलेशन इतनी थी, आज इतनी है, तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि 10 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन रहेगी उसी का यूज़ करके। या आपके पास कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, जब आपने स्टार्टिंग में लाया था उसका ग्राम इतना था, 5 साल बीत गए तो इतना बचा, अगले 5 साल में कितना बचेगा वो भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि अब ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे ही पहले 2 एप्लीकेशन ऑलरेडी डिस्कस करके रखे होते हैं। सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। वहाँ पे भी 3 स्टेज होते थे, यहाँ पे भी 3 स्टेज ही होते। ठीक है, बात क्लियर होगी। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 8 पे। आपको समझ में आ रहा है ना हम लोग किस टाइप से एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। हमने पहले फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस किया, उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 6.6 में वो डिस्कस किए। फिर सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस किया, फिर उससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 6.6 में वो डिस्कस किए। अब थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस किया है, और थर्ड एप्लीकेशन बेस्ड एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट भी कर लिया है, ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट होते ही आ गया। यहाँ पे देखो क्या बोला, अ बॉडी कूल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ
फ्रॉम 100 डिग्री टू 60 डिग्री इन 20 मिनट। यहाँ पे बोल दिया गया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, बट ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं भी बोला रहा तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि जो टेम्परेचर वाले क्वेश्चन है यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ही लगता है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट आता हूँ क्या, लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये कैसे आया आप समझ गए होगे। ठीक है ना, ये कैसा है आप समझ गए होगे, बट एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना, एग्जाम में बराबर स्टेप बाय स्टेप लिखो। सो लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट, रूम टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बी 20 डिग्री सेल्सियस एंड थीटा नॉट है 20 इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। राइट डाउन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इनिशियल स्टेज में आपको पता है टेम्परेचर हम हमेशा 0 लेते हैं और सॉरी टाइम हमेशा 0 लेते हैं और टेम्परेचर कितना रहेगा, इनिशियली टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, इसको रखा इक्वेशन 1 में। सो लॉग यहाँ थीटा 100 माइनस 20 80 इज इक्वल्स टू टी के जगह 0 तो सी, तो सी की वैल्यू कितने आ गई, लॉग 80 आ गई, सी की वैल्यू लॉग 80, इसको रखा इक्वेशन नंबर 1 में। सो लॉग थीटा माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी, सी कितना है लॉग 80, सी मिल गया लॉग 80, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज में इस बार टाइम कितना रहेगा, अब क्वेश्चन को अच्छे से समझो। न्यूटन्स लॉ, बॉडी गोज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फ्रॉम 100 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 20 मिनट्स, यानी टाइम कितना हो गया 20 मिनट्स हो चुका इनिशियल से, टेम्परेचर कितना रहा 60 डिग्री, तो इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो लॉग थीटा के जगह 60 माइनस 20 40 इज इक्वल्स टू टी की जगह आएगा 20 तो माइनस 20 के प्लस लॉग 80। ठीक है, सो लॉग 80 इधर आएगा तो लॉग 40 अपॉन लॉग 80 हो जाएगा, यानी कि 1/2 यानी कि माइनस 20 के। ठीक है, के की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गई, के कितना आ गया माइनस 1/2 माइनस 1/20 लॉग 1/2, ये आ गया आपका के। इस के की वैल्यू को कहाँ रखेंगे इक्वेशन 2 में। सो लॉग थीटा माइनस 20 इस के जगह माइनस 1/20 लॉग 1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचा ये 1/20, टी लिख लेता हूँ यहाँ, टी लॉग 1/2, ठीक है ना, लॉग 1/2 और प्लस में लॉग 80। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है कि क्या करना है करके। ठीक है, फिर आते फाइनल स्टेज पे। फाइनल स्टेज में क्या बोला गया हमें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना टाइम लगेगा उसको टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होने के लिए, तो इसको रख देते हैं। सो लॉग 30 माइनस 20 10 लॉग 10 इज इक्वल्स टू टी बाय 20, अच्छा लॉग 1/2, अच्छा लॉग 1/2 यानी पता है कितना होता है, लॉग 2 टू द पावर -1 होता है, प्लस में लॉग 80, तो जब लॉग 80 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, लॉग 10 माइनस लॉग 80 यानी लॉग 10/80, 10/80 का मतलब 1/8 कितना हो गया 1/8 इज इक्वल्स टू में कितना 10/20 लॉग 2 टू द पावर -1। ठीक है, आगे क्या करें, अब इसको आगे कंटिन्यू कैसे करें, तो ये जो t/20 ये जाएगा पावर में, तो देखो ध्यान से लॉग 1/8 इज इक्वल्स टू लॉग ये 2 टू द पावर -1 और उसके पावर में कितना आ गया t/20 आ गया, तो दोनों तरफ से लॉग लॉग कैंसिल। 1/8 का मतलब कितना, देखो 1/8 का मतलब 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू पावर का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 टू द पावर -t/20 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कितना हो गया 2 टू द पावर -3 और ये हो गया 2 टू द पावर
20, दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर भी सेम होगा, यानी कि -3 किसके बराबर में, -t/20 के बराबर में। तो t कितना, 20 गया इस साइड में तो कितना 60 मिनट, तो हमारा आंसर कितना आएगा 60 मिनट। तो सिंपली कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और मुझे पता है कि एट दिस स्टेज अभी तो आपको ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान लगते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे आपने कैलकुलेशन ऑलरेडी पहले भी करके रखे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। ओके, यहाँ हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस कर लिए। आई होप कि आप सब लोगों को वो बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो फोर्थ एप्लीकेशन है सरफेस एरिया। एक्चुअली अगर आप सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फोर्थ एप्लीकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरे मिसलेनियस देख लो, एक्सरसाइज देख लो, पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक पे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। और जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सेट भी देख लोगे तो सरफेस एरिया पे क्वेश्चंस आए ही नहीं, ठीक है। मतलब बात यह है कि ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अगर आपके पास बाद में लास्ट में टाइम बचता है तो आप इसको एक बार ओवरलुक कर लेना। लेकिन जो 3 एप्लीकेशन मैंने पढ़ा है वो गारंटेड उस पर तीनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आए गए, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में जो 2 क्वेश्चंस दिए हैं उस टॉपिक पे वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कोई थ्योरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हमारे पास थ्योरी अवेलेबल थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन प्रेजेंट, सेम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए भी, सेम न्यूटन्स लॉ के लिए भी। तो इसके लिए जो सरफेस एरिया है, ठीक है ना, सरफेस एरिया न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इसके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर एक थ्योरी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए कोई थ्योरी अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन को देख के ही अपने को सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या बोला, अ राइट सर्कुलर कोन, एक क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 9 है। एक राइट सर्कुलर कोन है, जैसे ये राइट सर्कुलर कोन है, हैज हाइट 9 सेंटीमीटर, इसके हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ द बेस, अच्छा ये है बेस, तो इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस कितनी है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इट इज इन्वर्टेड, मतलब ये जो उल्टा जो है इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। एंड वाटर इज पोर्ड इनटू इट, इसमें वाटर डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है। इफ एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइजेस एट द रेट ऑफ π/a सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पूरा एक साथ पढ़ो मत, ठीक है ना, क्वेश्चन को टुकड़े करो उसके और उसको फिर सॉल्व करो। तो सबसे पहले यहाँ तक अभी हमको जो समझ में आ गया, इसमें कहीं ना कहीं हाइट आने वाली, मतलब h आ जाएगा। तो h क्या हो गई, हाइट ऑफ कोन, h क्या हो गया, हाइट ऑफ कोन। r क्या हो गया, r हो गया रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, क्योंकि जो कोन है ना उसका जो बेस है ये सर्कल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसकी रेडियस हमें पता है 5 है करके, हाइट इसकी पता है 9 सेंटीमीटर है करके। अब बात आती है यहाँ पे, इफ एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइजेस एट द रेट ऑफ π/a सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब देखो क्या था, पहले हमारे पास इस टाइप का एक कोन था जिसके हाइट थी 9 सेंटीमीटर और जो बेस है उसकी रेडियस कितनी थी, बेस की जो रेडियस है वो थी 9 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, इसके अंदर पानी डालना चालू कर दिया, वाटर को पोर्ड किया। तो जैसे जैसे पानी डालेंगे वाटर लेवल क्या होगी, बढ़ते जाएगी, वाटर लेवल क्या होगी, ऊपर आती जाएगी, राइज होगी। तो यहाँ पे यही बोला है, इफ एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइजेस, मतलब वाटर लेवल राइजेस मतलब क्या, कौन चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है। कौन चेंज हो रहा है, हाइट, कौन से हाइट, वाटर लेवल। बात समझ में आ रही है, जैसे जैसे पानी डालेंगे पानी की लेवल क्या होगी, बढ़ेगी, चेंज होते जाएगी, इंक्रीज हो रही है, यानी कि dh/dt, ठीक है। dh/dt क्या है, राइजेस ऑफ वाटर लेवल, राइजेस ऑफ वाटर लेवल इन द कोन, ठीक है। dh/dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाटर लेवल जैसे जैसे बढ़ रही है, ठीक है। ओके, फिर आगे क्या बोला गया, तो ये हमें गिवन है ना, dh/dt हमें गिवन है, dh/dt हमें गिवन है, कितना है π/a
सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बात आती है अभी ए क्या है, तो ए को अच्छे से ध्यान से देखो। ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ वाटर सरफेस एट दैट इंस्टेंट। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर सरफेस। मतलब जब आप ऊपर से देखोगे तो जो आपको वाटर का सरफेस दिखेगा वो कौन से फॉर्म में दिखेगा, सर्कल के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है ना। कौन से फॉर्म में दिखेगा, सर्कल के फॉर्म में। तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ वाटर सरफेस, एरिया ऑफ वाटर सरफेस, यानी एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो देखो वैसे आप इसका इतना लोड मत ले लो, ये 2 क्वेश्चन करके रहने दो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट फिर भी आप अपने तरफ से तो पूरी प्रैक्टिस करके रखो। ये बात समझ में आ गई, dH/dt कितना, पाई बाय ए, ठीक है। ए क्या है, ए जो है ना ये क्या है, जब आप कोन के अंदर ना ऊपर से जब देखोगे कोन के अंदर, तो जो वाटर की सरफेस रहेगी कौन से फॉर्म में रहेगी, सर्कल के फॉर्म में रहेगी। तो ए वही है, ए क्या है, एरिया ऑफ वाटर सरफेस। तो इसलिए मुझे पता है कि वो सर्कल के फॉर्म में रहेंगे, इसलिए मैंने सर्कल का फॉर्मूला लगा दिया। एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ओके। अब बात आती है कि फिर ठीक है, तो फिर मेरे पास अब dH/dt कितना आएगा, dH/dt कितना आएगा, पाई अपॉन में ए मतलब कितना है, पाई आर स्क्वायर है। ए मतलब कितना, पाई आर स्क्वायर। अब आपको कुछ ओके, सो dH/dt इज इक्वल टू पाई तो कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर बचा, ठीक है। ये आ गया dH/dt। बट आपको नहीं लग रहा क्या कि इससे पहले जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, आप देखो ध्यान से देखो, dP/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Kp होता था, याद है। dP/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, K क्या है, कांस्टेंट है, तो dP होता था तो P होता था, याद है। तो अभी हम शिफ्टिंग वगैरह करते थे, या फिर दूसरे एप्लीकेशन में dx/dt था तो इधर में -kx आया था, ठीक है। या न्यूटन्स लॉ ऑफ एप्लीकेशन में भी dθ/dt था तो इधर क्या आया था, थीटा माइनस थीटा नॉट आया था। तो हमें भी कहीं ना कहीं हमें भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यहाँ पे आर स्क्वायर तो नहीं चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए, एच के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि dH/dt है इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, एच की टर्म चाहिए, आर की टर्म से काम नहीं बनेगा यहाँ पे। क्यों नहीं बनेगा, समझ में आ गया। तो इसका मतलब अब मुझे आर और एच का आपस में रिलेशन देखना पड़ेगा, आर और एच का आपस में रिलेशन देखना पड़ेगा। तो आर बाय एच कितना होता है वो देख लो। आर कितना दिया है, आर कितना दिया था हमें, स्टार्टिंग में आर दिया होगा, देखो आर और एच का रिलेशन हमें पता है। स्टार्टिंग में आर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो 5, एच कितना दिया, 9। तो देखो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/9h, ठीक है। तो ये देखो आर और एच का रिलेशन पता चल गया मुझे, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे, तो आर और एच का रिलेशन पता चल गया। तो अब मेरे पास, अब मैं बोल सकता हूँ dH/dt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, 5/9 का स्क्वायर है, तो 5/9h का स्क्वायर कितना होगा, 25h स्क्वायर अपॉन में 9 का स्क्वायर 81 जाएगा ऊपर में। ये समझा सभी को। आर कितना आ गया, 5/9h आ गया ना, 5h अपॉन 9 बोल सकते हो। यहाँ पे रखा तो कितना होगा, 5h अपॉन 9 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, h का स्क्वायर, h स्क्वायर नीचे में आएगा, 9 का स्क्वायर 81, ये गया ऊपर। अब देखो h स्क्वायर आ गया, तो अब मैं इसको शिफ्टिंग कर लेता हूँ। तो h स्क्वायर इंटू dh इज इक्वल्स टू 81/25 dt। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो h स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, h स्क्वायर का इंटीग्रेशन h³/3, 81/25 तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन कितना विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस c। तो आपको कहीं ना कहीं इसको देख के ना इक्वेशन नंबर 1 की याद आनी चाहिए कि अरे हाँ ऐसा ही हम लोग करते थे, याद है, इक्वेशन 1 याद आ गया। ओके, फिर इसके बाद तो बहुत आसान है, इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज, अब सोचो कि इनिशियल स्टेज क्या होगी, इनिशियल स्टेज क्या रही होगी। जैसे ये कौन था, ठीक है, इनिशियल स्टेज वो स्टेज होगी जब हमने इसमें पानी डालना चालू किया होगा। तो इनिशियली मतलब जब टाइम 0 होगा तो वॉट एच कितना होगा, एच भी 0 होगा। एच क्या है ये समझ लो, एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एच रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें जो हम लोग जो पानी को पोर्ट कर रहे हैं ना उसकी लेवल। तो इनिशियली जब यहाँ पर होगा, जब मैंने डालना चालू किया होगा, तो उससे पहले टाइम कितना होगा 0 और एच कितना रहेगा, वो भी 0 रहेगा।
बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे इनिशियली टाइम कितना रहेगा 0 और एच भी कितना हो जाएगा 0। टाइम तो 0 है ही, बट एच 0 क्यों है ये समझ में आ गया? क्योंकि इनिशियली वाटर लेवल राइज ही नहीं होगी, कुछ प्योर पानी डाला ही नहीं ना हमने, ठीक है। इनिशियल का मतलब आप वो टाइम जब वाटर पोर्ट करने वाले हो, ठीक है, तो इनिशियली कुछ वाटर लेवल रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो इसको रखा, इसको भी रखा, तो देखो h के जगह 0 तो ये 0 हो गया, t के जगह 0 तो ये भी 0 हो गया, तो c की वैल्यू कितनी मिल गई? 0। तो c की वैल्यू 0 मिल गई। तो अब फाइनली मुझे क्या मिल गया? h³/3 इज इक्वल्स टू 81/25t। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ओके, शो दैट वेसल विल बी फुल इन 75 सेकेंड। आपको क्या बोला गया है कि ये जो वेसल है, कौन है, ये कितने टाइम में? 75 सेकेंड के अंदर फुल हो गया, ये शो करो। 75 सेकेंड के अंदर फुल हो गया मतलब h कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि इसकी टोटल हाइट कितनी होगी? टोटल हाइट कितनी हो गई? इस कोन की टोटल हाइट कितनी थी? 9 सेंटीमीटर। ये फुल हो गया। फुल हो गया मतलब जो h है वो कितना हो गया? 9 हो जाएगा। तो हमें क्या शो करना है कि टाइम कितना आएगा इसका? 75 सेकेंड आएगा, ये शो करना है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, हमारे पास एक कोन था, इसमें वेसल के अंदर पानी को डालना स्टार्ट कर दिया। तो इनिशियली टाइम रहेगा 0 और वाटर लेवल भी रहेगी 0, क्योंकि अब तक हमने उसमें पानी डाला नहीं है, वो हो गया हमारी इनिशियल स्टेज। फिर हमने क्या किया, पानी डालना चालू कर दिया। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वो आपको शो करना है कि ये जो वेसल है ना, ये फुल हो गया कितने सेकंड में? 75 सेकंड के अंदर। मतलब जो वाटर लेवल है वो कितनी हो गई? 9 हो गई, उसके बराबर में हो जाएगी। फुल होना मतलब इस कोन के हाइट के बराबर में हो जाएगी। तो h हो जाएगा 9 और टाइम हमको 75 लाना है। बस इसमें पुटअप कर देते हैं तो कितना आएगा देख लो। h है 9, सो 9 का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 81/25 इंटू टी। 9 का क्यूब मतलब आप ऐसे बोल सकते हो ना, 81 इंटू 9 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 81 अपॉन में 25t। 81 तो कैंसिल हो गई, ये 3 25 इधर गया, तो t कितना आ गया? 75 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से, अगर आपको नहीं समझ में आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जब हम इन चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो ये क्वेश्चंस को तब और अच्छे से करेंगे। आप पिछले 10 साल के पेपर देख लो, सरफेस एरिया पे कभी कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, तो इस टॉपिक का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को समझा उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं समझा वो कोशिश करो। अच्छा, कोशिश करने के बावजूद अपने को नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अपने पास 3 एप्लीकेशन है, उसको बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ओके। तो अब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। मिसलेनियस के एक्सरसाइज आप लोगों को खुद को करनी है, ठीक है ना, क्योंकि हमने जब एक्सरसाइज किया है उसका थ्योरी पार्ट देखा, ये बहुत डिटेल में देखा है। मेरे ख्याल से आप लोग मिसलेनियस बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग अब यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर यहाँ हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अब मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। पार्ट 2 का एक चैप्टर रह गया है, हमेशा की तरह मैं उस चैप्टर को लास्ट में ही पढ़ा होगा, ठीक है ना। उस चैप्टर को अभी के लिए आप स्किप कर दो, ऐसा भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ आपका पार्ट 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। बात क्लियर हो गई? ओके।